Welcome everyone. In this video we are going to discuss about transformer coupled transistor amplifier, ट्रांसफार्मर युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। यह इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर थर्ड है उसके यूनिट सेकंड में से लिया गया है। अब क्या है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर? इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर और cascaded amplifiers, coupling network is used for the coupling of one stage to other stage। यानी जो सोपानी प्रवर्धक होते हैं या बहुचरणीय प्रवर्धक होते हैं उसमें एक चरण को दूसरे चरण से युग्मन करने के लिए युग्मन जाल का प्रयोग करते हैं। The transistor amplifier in which transformer is used as a coupling network is called transformer coupled amplifier। यानी वह ट्रांजिस्टर प्रवर्धक जिसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं हम किस रूप में? युग्मन जाल के रूप में, वह ट्रांसफार्मर युग्मित प्रवर्धक कहलाता है। तो यहाँ जो डायग्राम है वो सिंगल स्टेज ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का है, एकल चरण ट्रांसफार्मर युग्मित प्रवर्धक है। ये आउटपुट में हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया है और जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है उससे हमने लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट किया हुआ है। R1, R2, RE, CE, VCC इन सब का रोल प्रॉपर बायस प्रदान करना, उचित बायस प्रदान करना। क्या है उचित बायस? कॉमन ये कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और Q पॉइंट जो है ऑपरेटिंग पॉइंट वह एक्टिव रीजन के अंदर सक्रिय क्षेत्र में जो लोड लाइन होती है उसके लगभग मिडिल में होना चाहिए। इस तरह से इनकी सेटिंग होती है। RE का रोल इस ट्रांजिस्टर को बर्न होने से, जलने से बचाना है। CE का रोल जो सिग्नल AC सिग्नल हम दे रहे हैं इनपुट सिग्नल के रूप में उसको बाईपास कर देता है ताकि उसका नेगेटिव फीडबैक ना हो, ऋणात्मक पुनर्निवेश ना हो। ऋणात्मक पुनर्निवेश से इनपुट सिग्नल का मान कम हो जाएगा और आउटपुट और कम हो जाएगा, तो वोल्टेज गेन का मान कम हो जाएगा। द सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर 1। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ऑलमोस्ट जीरो। ये जो प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की उसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्योंकि कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है। व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज गिवन द इफेक्टिव DC लोड बिकम्स जीरो। यानी जब इनपुट सिग्नल नहीं देते हैं, केवल DC दे रहे हैं, तो ये कट ऑफ रहता है, ये सर्किट का कोई यूज़ नहीं है। तो ये RL का काम इसका रेजिस्टेंस करता है, प्राइमरी कॉइल का। तो जो DC लोड लाइन होती है, DC बाहर रेखा, उसका जो स्लोप होगा वो -1/RL होगा और RL जीरो होगा तो ये लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा स्लोप। तो इसका मतलब DC लोड लाइन जो होगी ऑलमोस्ट वर्टिकल होगी, लगभग ऊर्ध्वाधर होगी। इस तरह हमने पहले कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचे हैं, निर्गम अभिलाक्षणिक, उसमें हमने लोड लाइन खींची हुई थी, DC लोड लाइन भी खींची है और AC लोड लाइन भी खींची है। तो जो DC लोड लाइन है वो यहाँ ऑलमोस्ट वर्टिकल होगी। जो किसके बीच कर्व खींचेंगे? VCC और IC के बीच कर्व खींचेंगे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए। तो जो X एक्सिस होगा वहाँ पर जो पॉइंट होगा VCC जीरो और जो लाइन होगी वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होगी। लेकिन जब हम इनपुट सिग्नल देंगे तो इनपुट सिग्नल के कारण इनके बीच कपलिंग होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच। तो RL जो है उसका जो रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस इधर प्राप्त होगा, जो परावर्तित प्रतिरोध प्राप्त होगा वो RL डैश, वो होगा N1/N2 होल स्क्वायर RL, जहाँ N1 प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है और N2 सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है। तो जब हम इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे थे तब इसका रेजिस्टेंस जीरो था, लेकिन जब हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस सेकेंडरी से प्राइमरी को परावर्तित होता है वो होता है RL डैश। तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा = -1/RL डैश। तो अब हमें ऐसी लोड लाइन जो प्राप्त होगी
वो वाई एक्सिस को भी कट करेगी और एक्स एक्सिस को भी कट करेगी। नाउ द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर मे बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज लाइक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। जैसे हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में करते हैं, आरसी युग्मित प्रवर्धक में करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो इसका आवर्ती अनुक्रिया है उसको भी 3 भागों में, 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज की पहले बात करें। द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग सिग्नल्स इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज इज शोन इन फिगर 2। यानी लघु आयाम के प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए जो तुल्य परिपथ है किसका, जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है उसकी सिंगल स्टेज का, एकल चरण का जो तुल्य परिपथ है वो ये होगा। इन दिस रेंज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बोथ बिकम्स इनइफेक्टिव। यानी जो धारतीय प्रतिघात है और जो प्रेरणिक प्रतिघात है वो दोनों अप्रभावी होते हैं। यानी इसके अंदर लीकेज इंडक्टेंसेस, क्षरण प्रेरकत्व, और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंसेस, वितरित धारिताएं इसके अंदर होती है, जिनका जो रिएक्टेंस है वो यहाँ अप्रभावी होता है, इसलिए हमने किसी को भी नहीं लिया है। तो इफ R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1/HOE एंड RL डैश, यानी RL डैश और 1/HOE का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध, वो R मान लें तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब आउटपुट वोल्टेज जो होगा V0 इज इक्वल टू -HFE IB इंटू R। इन दोनों की जगह अब हमने R ले लिया है और उस R में क्या करंट फ्लो हो रहा है, HFE IB, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए माइनस में लिया। इसी तरह यहाँ से इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VI इज इक्वल टू HIE IB। तो वोल्टेज गेन AVM इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, मान रख दिया, तो ये आया गेन। यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, इसलिए वोल्टेज गेन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। और माइनस साइन क्या शो करता है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच पाई का फेज डिफरेंस है, पाई का कलांतर है। नाउ लो फ्रीक्वेंसी रेंज, निम्न आवृत्ति परास। इन दिस रेंज ओनली लीकेज इंडक्टेंस LP हैविंग रिएक्टेंस ओमेगा LP बिकम्स इफेक्टिव। जो शरण प्रेरकत्व है LP, जिसका प्रतिघात ओमेगा LP है, वो केवल प्रभावी होता है, बाकी सभी इनइफेक्टिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं। द इक्विवेलेंट सर्किट इन दिस रेंज इज शोन इन फिगर 3। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा जिसमें LP को भी हमने कंसीडर किया है वो इस प्रकार है। इफ ZL इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1/HOE LP एंड RL डैश, तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं और ZL इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है, तो 1/ZL इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो 1/ZL इज इक्वल टू 1/HOE प्लस 1/RL डैश को 1/R लिख देंगे तो ये आ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज वही करंट इंटू ZL और इनपुट वोल्टेज HIE IB। वोल्टेज गेन ले लेंगे, AVL इज इक्वल टू VO अपॉन VI, तो इसी रूप में आ जाएगा, -HFE ZL अपॉन HI। अब अपन ZL का मान यहाँ रख देंगे, तो AVL ये ZL का मान रख दिया, J ओमेगा LP से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉडुलस ले लिया दोनों तरफ, तो इस प्रकार आ जाएगा। इफ F1 इज द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, F1 अगर निम्न शक्ति आवृत्ति है तो F इजिकल टू F1 पर AVL इजिकल टू AVM/√2, तो ये मान यहाँ रख दिया, F की जगह F1 रख दिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो F1 का मान ये आया, तो ये निम्न शक्ति आवृत्ति का मान होगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, इन दिस रेंज द सीरीज इंडक्टेंसेज LP एंड LS एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंसेज बिकम इफेक्टिव। यानी श्रेणी क्रम जो प्रेरकत्व है LP LS और वितरित धारिताएं CP और CS सभी प्रभावी हो जाते हैं। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो चित्र में दिखाया गया है आगे, और उसी के आगे एक और चित्र बनाया गया है जिसमें सारे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस
और लोड रेजिस्टेंस सभी प्राइमरी साइड में लिए गए हैं, प्राथमिक जो भाग है ट्रांसफार्मर का उसकी ओर लिए गए हैं। तो जो परावर्तित प्रतिरोध है आर एल डैश, जो सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर ले रहे हैं आर एल डैश, वो ये हो जाएगा। इसी तरह जो सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर परावर्तित इंडक्टेंस है वो ये हो जाएगा, और टोटल इंडक्टेंस ये हो जाएगा। इसी तरह सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर जो रिफ्लेक्टेड कैपेसिटेंस है वो ये हो जाएगा, और टोटल कैपेसिटेंस ये हो जाएगा। तो ये दोनों फिगर हमने बनाए हुए हैं, जहाँ LP और LS तो सीरीज में है और CP और CS समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये ट्रांसफार्मर को शो कर रहा है। अब LS, CS और RL सभी को प्राइमरी साइड में ले लें तो ये तो RL डैश हो जाएगा, LP और LS मिलकर L हो जाएगा, CP CS मिलकर C हो जाएगा। अब इस चित्र में हम देखें कि L और C सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इन दिस रेंज L एंड C टुगेदर कंस्टिट्यूट ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट, यानी L और C दोनों मिलकर एक श्रेणीक्रम अनुनादी परिपथ का निर्माण करते हैं। इट्स Q वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 0.5 to 2। इसका जो Q मान है, जो क्वालिटी फैक्टर है, विशेषता गुणांक, वो 0.5 से 2 की परास में होता है। इफ एफ नॉट इज इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर एफ नॉट इसकी अनुनादी आवृत्ति है, देन एट दिस फ्रीक्वेंसी, तो इस आवृत्ति पर क्या होगा? दोनों जो रिएक्टेंस है, सी का रिएक्टेंस और एल का रिएक्टेंस, दोनों बराबर होंगे। XC = XL होगा। तो XC का मान 1/ω0C = ω0L। तो ω0² ये हो जाएगा, और ω0 होता है 2πf0, तो f0 ये हो जाएगा। तो ये इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अनुनादी आवृत्ति। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हम जानते हैं कि गेन का मान थोड़ा बढ़ जाता है। दिस फ्रीक्वेंसी गिव्स द इंडिकेशन ऑफ अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। यह जो आवृत्ति है, यह जो अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यह उच्च अर्धशक्ति आवृत्ति का संकेत प्रदान करती है। यानी इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि उच्च अर्धशक्ति आवृत्ति का मान लगभग कितना होगा। जनरली F2 इज ग्रेटर देन F0, यानी F2 का मान F0 से थोड़ा ज्यादा होता है। ड्यू टू रेजोनेंस, अब अनुनाद के कारण क्या होगा, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर L और C के रिएक्टेंस बराबर हो जाएंगे, तो क्या होगा? देयर इज सडन इंक्रीज इन वोल्टेज गेन एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी अनुनादी आवृत्ति पर एकदम बढ़ जाएगा। यह हम अलग अलग Q के लिए ले रहे हैं। F0 का मान ज़्यादा होगा, इसके लिए F0 का मान अलग होगा, और इसके लिए F0 का मान अलग होगा। एंड देन विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाएं, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन डिक्रीजेस, फिर मान घट रहा है। तीनों में हम देख रहे हैं। तो अलग अलग Q के लिए 3 कर्व है, लेकिन एक पर्टिकुलर Q के लिए एक ही कर्व प्राप्त होगा। अब ये जो है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के लिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, आवृत्ति अनुक्रिया वक्र। ये लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर वोल्टेज गेन का मान जो होगा वो AVL जो होगा वो AVM/√2 के बराबर होगा। यहाँ जो AVL का मान है वो AVM/√2 के बराबर होगा। और ये जो मान है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में, यहाँ पर लगभग मान इसका AVM होगा। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी F2 का मान F0 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब यहाँ से हम देखें कि ये RC कपल्ड एम्पलीफायर का जो कर्व प्राप्त हुआ था उससे थोड़ा अलग है। ये पुअर है, थोड़ा अच्छा वक्र नहीं है, इसमें सिमेट्री नहीं है। इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ए हम्प इज ऑब्टेन्ड, हम्प प्राप्त होता है, कुबड़ प्राप्त हो जाता है। यहाँ RC कपल्ड एम्पलीफायर में ऐसा प्राप्त नहीं होता। द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इज पुअर एज कंपेयर टू RC कपल्ड एम्पलीफायर, यानी RC कपल्ड एम्पलीफायर की तुलना करें तो ये थोड़ा पुअर वक्र है, दुर्बल, जो अच्छा वक्र प्राप्त नहीं होता है। थैंक यू।